Hey guys, this is me Pradeep Saini and welcome back in my YouTube channel NCLEX RN Preparation with Pradeep Saini. Guys, अब से इस चैनल में हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यू लर्निंग NCLEX RN टेस्ट सीरीज। तो अब तक जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस न्यू टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों को NCLEX RN के क्वेश्चन आंसर एंड रैशनल को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया करूंगा और इस टेस्ट सीरीज के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन डाला करूंगा जिसमें आप लोगों को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना होगा, जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एक बूस्ट डोज मिलेगी। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, ए टर्मिनल क्लाइंट विद द एंड स्टेज हार्ट फेलियर हैज रिसेंटली एक्सपायर्ड, पेशेंट एक्सपायर हो गया है। The registered nurse RN is planning postmortem care for the client. Which of the following care task would be appropriate to delegate the analysis assistive personnel? UAP को कौन कौन से टास्क देने हैं RN ने? Select that all question है। ऑप्शन है हमारे पास remove the intravenous catheter line and endotracheal tube। क्या ये ऑप्शन यूएपी के लिए सही है? obtain a body bag and the name, ये ऑप्शन सही है। एंड elevate the head of the bed 30 डिग्री, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। एंड bath the client and clean the hair, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है यूएपी के लिए। place the denture in the mouth if नॉट ऑलरेडी इनसाइड, ये भी ऑप्शन सही है। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यहाँ पे जो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ऑप्शन है ये यूएपी को हम टास्क दे सकते हैं, पहला वाला नहीं दे सकते। सो गाइज, आपके पास 3 सेकंड है, आप वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर लिख लीजिए कि आपके पास कौन कौन से आंसर आपके राइट हैं। तो चलिए अब हम आंसर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो रैशनल पढ़ लेते हैं। Postmortem care may follow a variety of rituals and care act depending on the culture and religions, right? So the question does not specifically state one culture or religions, so general approach may be used, राइट। सो जनरल अप्रोच यूज होगी क्वेश्चन के अंदर। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जितने भी धर्म है वो किसी भी रिलीजन का स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डिस्कस नहीं किया गया था। तो जनरल अप्रोच में भी यूज्ड। यूएपी में परफॉर्म सर्टन टास्क टू एड रजिस्टर्ड नर्स इन प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी। सो यूएपी को सर्टन टास्क होते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RN LP एंड LVN यूएपी। तो आप जिन जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के अंदर जाके आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस बंदे का कौन कौन सा काम है। तो ऑप्शन नंबर बी में है जैसे ऑब्टेन सप्लाई, जो यूपीए को टास्क देने होते हैं हमने, है ना। बी में है ऑब्टेन सप्लाई, जैसे पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऑब्टेन करेगा, बॉडी बैग्स बनाएगा, टैग लेके आएगा, है ना। ये सारे काम यूएपी के होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है एलिवेशन द हेड ऑफ द बेड, एलिवेट करेगा वो, ये ओबियसली यूएपी ही करेगा, आरएन तो नहीं करेगी। इसका पर्पस क्या है? दिस प्रिवेंट ऑफ फॉलिंग ऑफ बेड एंड डिस्कलरेशन ऑफ द फेस, राइट। सो ऑप्शन डी में है बाथिंग एंड क्लीनिंग द पेशेंट, ये भी वही करेगा। प्लेसिंग ऑफ डेंक्चर, डेंक्चर जो दांत वगैरह उसके डेंक्चर हैं वो भी इसी का काम है, यूएपी का काम है, वो भी यही करेगा। दिस प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ जो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू रिगर मोरिटस। सो रिगर मोरिटस होता है जैसे डेथ होने के बाद जो कुछ फ्यू आवर बाद जो मसल्स होते हैं और जो बोन्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं है वो हम देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ लाइन एंड ट्यूब विल बी परफॉर्म बाय द रजिस्टर्ड नर्स, राइट। सो रिमूवल ऑफ लाइन एंड ट्यूब्स विल बी परफॉर्म बाय द रजिस्टर्ड नर्स, आरएन ही करेगी ये काम। if the patient required an autopsy or if it was requested by the family, right? So all linen and tube remain in the बॉडी। सो यहाँ पे हमें एक चीज और सीखने को मिली है कि कभी भी किसी पेशेंट की डेथ होती है, कोई भी नेचुरल डेथ नहीं है किसी भी वजह से, और पेशेंट को हमें ऑटोप्सी के लिए सेंड करना है, पोस्टमार्टम के लिए सेंड करना है, तो जितने भी उसके अंदर ट्यूब्स वगैरह होती हैं वो रिमेन्स बॉडी के अंदर ही रहेगी, वो हमने रिमूव नहीं करनी होती है। और वैसे भी ये काम आरएन का होता है, तो यूएपी का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द नर्स हैज कंप्लीटेड द डाइटरी एजुकेशन ऑन ए क्लाइंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक
किडनी डिजीज का पेशेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइट मेड बाय द क्लाइंट वुड रिक्वायर्ड फर्दर एजुकेशन बाय द नर्स। सो नेगेटिव स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन हमने ढूंढना है। क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, नर्स ने डाइटरी एजुकेशन दी है अभी अभी पेशेंट को, कौन सा उसमें से ऐसा ऑप्शन है जो नेगेटिव है, जो पेशेंट को शूट नहीं करता। सो ऑप्शन है आई कैन स्टिल ऐड पिकल ऑन माई डेली सैंडविच आई मेक एट होम, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर सेकंड है आई विल रिमूव द साल्ट शेकर फ्रॉम आवर किचन टेबल एज अ रिमाइंडर टू टेक नोट एक्स्ट्रा साल्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे पास आई विल रिमेन अ लॉग to how to maintain a fluid I drink per day. Okay, option number fourth है it is best if I use vegetable as a common स्नैक्स इंस्टेड ऑफ प्रिजल। प्रिजल होते हैं यहाँ पे अमेरिका में एक जलेबी सी टाइप के एक बिस्किट आते हैं जो हाई साल्टेड होते हैं। तो सबसे पहले आंसर ढूंढने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया। जैसे नेगेटिव स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव हमने ढूंढना है। सेकंड चीज ये डिपेंड करती है कि क्रोनिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट को हमने डाइट कौन सी देनी है। तो इन तीनों में से नेगेटिव कौन सा ऑप्शन है वो वाला आपने चूज करना है। तो आपके पास यू हैव अ 3 सेकंड, चूज योर आंसर एंड पॉज योर वीडियो। सो अभी हम 1 2 3 अभी हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट आंसर है इसका पहला, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, पेशेंट बोल रहा है आई कैन स्टिल ऐड पिकल टू माई डेली सैंडविच आई मेक अ एट होम। सो जो पिकल्स होते हैं और डेली सैंडविच होते हैं ये हाई साल्टेड होते हैं। हाई साल्ट सोडियम, आप सबको पता है कि जो क्रोनिक किडनी वाले पेशेंट होते हैं उन वाले पेशेंट्स में लो सोडियम डाइट देनी होती है, लो पोटाशियम डाइट देनी होती है। तो जो पिकल्स होते हैं, पिकल्स में हाई साल्ट होता है, ये हाई सोडियम होता है। तो ये वाली पेशेंट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो पेशेंट को हम फर्दर एजुकेट करेंगे अगर पेशेंट ये वाली बात बोलता है तो। पहला वाला ऑप्शन राइट था। तो चलिए अब हम रैशनल पढ़ लेते हैं इसका। नेगेटिव स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन था, नेगेटिव क्वेश्चन। क्रोनिक किडनी डिजीज अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। सो वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी फिल्टर करती है उसमें क्या क्या आते हैं, वाटर्स, इलेक्ट्रोलाइट, डाइटरी कंसीडर फॉलो रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द रिस्क इन एलिवेशन ऑफ दीज फैक्टर एंड डैमेज टू द किडनी, राइट। सो ए renal diet typically follow a below recommendation। सो ये वाली जो डाइट है, जो क्रोनिक किडनी वाले पेशेंट होते हैं ये वाली डाइट को फॉलो करते हैं। जैसे आंसर में पहले वाले में था, पहले ऑप्शन में लो सोडियम हमने पेशेंट को देना होता है, लो साल्ट देना होता है, पिकल्स आर हाई इन साल्ट, राइट। तो पेशेंट को पिकल्स वगैरह नहीं देने होते। कोई भी सब्सटीट्यूट, कोई भी खाना जिसमें सोडियम ज्यादा होता है, क्रोनिक किडनी वाले पेशेंट को लो सोडियम डाइट ही देनी है, हाई सोडियम और हाई पोटाशियम डाइट नहीं देनी हमने। सेकंड है लो पोटाशियम डाइट देना है, लो सोडियम डाइट देना है। रिमेंबर साल्ट सब्सटीट्यूट आर हाई इन पोटाशियम, राइट। सो साल्ट सब्सटीट्यूट आते हैं, ये भी हमने साल्ट सब्सटीट्यूट वाले देने होते हैं। साल्ट सब्सटीट्यूट जिसमें सोडियम कम होता है, पोटाशियम ज्यादा होता है, केसीएल वाले, केसीएल वाला मार्केट में मिल जाता है, वो वाला साल्ट हमें देना होता है, केसीएल, राइट। सो लो यानी कि लो हेल्दी प्रोटीन्स, जैसे रो प्रोटीन बोलते हैं। जैसे एग वाला जो व्हाइट एग है वो बेस्ट प्रोटीन माना जाता है, जिसमें 8 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जैसे टोटल अमीनो एसिड होते हैं 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 8 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ऐसे वाला पेशेंट को, क्रोनिक किडनी वाले पेशेंट को ऐसे वाली जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होते हैं जिसमें 8 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो वाला प्रोटीन देना है। लो यानी कि हेल्दी प्रोटीन, नोट अ प्रोसेस्ड मीट वाला प्रोटीन नहीं देना है हमने पेशेंट को। सो जो फ्लूइड रिकमेंडेशन है वो आप सबको पता ही है, फ्लूइड रिकमेंडेशन करनी होती है। ऑप्शन बी में क्या था, दिस इज अ गुड बिहेवियर ऑफ क्रोनिक किडनी पेशेंट टू फॉलो, रिमूव टेम्पटेशन। सो राइट, सो ऑप्शन बी में था कि आई विल रिमूव द साल्ट शेकर फ्रॉम आवर किचन टेबल्स एज अ रिमाइंडर नॉट टू ऐड एक्स्ट्रा साल्ट। सो ये तो बहुत अच्छी बात है पेशेंट के लिए, है ना, वो जो साल्ट को रिमूव कर रहा है अपने टेबल से। ऑप्शन 3 में क्या था, ऑप्शन 3 में था कि आई विल मेंटेन अ लॉग ऑफ हाउ मच फ्लूइड आई ड्रिंक पर डे, राइट। सो ये भी बहुत अच्छी बात है पेशेंट को। दिस इज अ अप्रोप्रिएट मोस्ट रीनल डाइट इंक्लूडिंग सम
some form of fluid restriction, right? तो fluid restriction करनी है पेशेंट ने. Vegetables are the good alternative to high salt snacks like pretzel. प्रिजल में बहुत ज्यादा हाई साल्ट्स होते हैं, तो ये वाला जो वेजिटेबल्स है ये बहुत एक गुड ऑप्शन है पेशेंट के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. द नर्स इज केयरिंग फॉर ए बर्न विक्टिम इन द आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट. इस कैजुअल ड्रेसिंग इस चेंजेस इज सेट टू अकर इन 30 मिनट में ड्रेसिंग चेंज होने वाली है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट प्रायर टू ड्रेसिंग चेंजेस. ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहले वाला ऑप्शन ढूंढना है कि सबसे पहले अब हमने क्या करना है. ऑप्शन है अप्लाई अ टिपिकल सिल्फर सल्फाडाइजिन, सेकंड एडमिनिस्टर आईवी पेंसिलिन, थर्ड है एंश्योर ऑल नेसेसरी मटेरियल्स आर इन द क्लाइंट रूम, फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्टर PRN हाइड्रोमोर्फिन. सो सबसे पहले हमने ड्रेसिंग चेंज हो रही है पेशेंट की, सबसे पहले हमें क्या करना है. आप अपना ऑप्शन अपने माइंड में रखिए, आंसर देख लेते हैं. राइट आंसर है डी, बिकॉज कोई भी बर्न पेशेंट होता है, जब किसी भी बर्न पेशेंट की ड्रेसिंग चेंज होनी होती है तो सबसे पहले हमने पेन को मिनिमाइज करना होता है. तो PRN एज नीडेड हाइड्रोमोर्फिन सबसे पहले हमने उसको देनी है. रैशनल पढ़ लेते हैं. ड्रेसिंग चेंज फॉर बर्न विक्टिम कैन बी इंक्रीज पेनफुल, पेन को वो इंक्रीज कर देती है. एंड इन एडिशन टू पेन पेशेंट ऑफन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम स्ट्रेस with the changes. So these barriers may lead to delay wound healing and further complication in the patient. So to combat this, nurse should always administer pain medication prior to dressing changes. So dressing change करने से पहले हमें सबसे पहले हमें पेन मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को देनी होती है ताकि उसका पेन कम हो जाए. ऑप्शन पहले में था हमारे पास सिल्फर सल्फाडाइजिन इज ए टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज्ड इन बर्न विक्टिम. राइट, बर्न विक्टिम में यूज करते हैं सिल्फर सल्फाडाइजिन. दिस टिपिकली विल अप्लाइड ड्यूरिंग द ड्रेसिंग चेंजेस. ड्यूरिंग द ड्रेसिंग चेंजेस हमने ये अप्लाई करना होता है, बट नॉट द बिफोर. पहले नहीं अप्लाई करनी, ड्यूरिंग द ड्रेसिंग चेंजेस ये अप्लाई करनी होती है. इट इज नॉट ओवर अ प्रायोरिटी ओवर द नर्स फोर्सिंग पेन इन द पेशेंट. ऑप्शन बी था IV एंटीबायोटिक में बी रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट इन प्रिवेंट इन्फेक्शन. IV एंटीबायोटिक जो होती है प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए करना देनी होती है. हाउएवर इट इज नॉट अ प्रायोरिटी इमीडिएटली प्रायर टू ड्रेसिंग चेंजेस. एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन सबसे पहले हमने करना होता है. ऑप्शन सी था हमारे पास सप्लाई and materials to be performed procedure should be in the patient room prior to beginning the actual procedure. कोई भी प्रोसीजर करनी होती है हमने सबसे पहले हमें जो है पेशेंट का जो सप्लाईज होती है, मटेरियल्स होता है पेशेंट के रूम में होना चाहिए. दिस इज एक्चुअली ये रिक्वायर्ड टास्क बाय द नर्स. एक्चुअली तो यही था, बट इट इज नॉट अ प्रायोरिटी ओवर मिनिमाइजिंग द सीवियर पेन. कोई भी क्वेश्चन आ जाता है गाइस, सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर पेशेंट सीवियर पेन वाला अगर कोई भी आपको ऑप्शन मिलता है ना मेडिकेशन वाला, सो सबसे पहले हमने मेडिकेशन वाला ऑप्शन टिक करना है, ना कि हमने ये वाला ऑप्शन टिक करना है कि सप्लाई और जो उसकी मटेरियल्स है वो सप्लाई सबसे पहले पेशेंट के रूम में होना चाहिए. ये वाला ऑप्शन नहीं यूज करना. पेन को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है. तो पेन देखो, बट इट इज नॉट अ प्रायोरिटी ओवर मिनिमाइजिंग द सीवियर पेन, बट इज लाइकली with the dressing changes. The nurse medication may take some time to work as well, so the nurse should administer in advance. Advance में सबसे पहले हमने देनी होती है. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. The nurse is caring for a client with diplopia. Diplopia का patient है double vision. Dinner is being served. However, the client is having difficulty finding themselves giving the vision changes. How would the nurse proceed the best help for the client? सबसे बेस्ट हेल्प जो है नर्स ने पेशेंट की करनी है. ऑप्शन है हमारे पास फीड द क्लाइंट पर्सनली. नहीं कर सकते हम पर्सनली फीड. क्लाइंट को डिपेंडेंट अपाहिज नहीं बनाना है. एक्सप्लेन द पोजीशनिंग ऑफ द फूड टू द प्लेट. डबल विजन है, नहीं कर सकते ये भी हम. प्लेस अ पैच ओवर द वन ऑफ द आई, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, ये हम कर सकते हैं. कंसल्ट विद एन आई स्पेशलिस्ट. आई स्पेशलिस्ट के साथ हम कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में कर सकते हैं, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा. आंसर देख लेते हैं हम इसका. आंसर है सी हमारा. सी आंसर बिल्कुल राइट है. प्लेस अ पैच ओवर द वन आई. सो इससे क्या होगा, रैशनल देख लेते हैं. डिप्लोपिया और डबल विजन इज रिजल्ट ऑफ वीकनेस ऑफ द मसल दैट कंट्रोल द आई. The patient will require care or intervention in regards to this diagnosis, but the concern for the
nurse in this moment is the patient is having a difficulty feeding themselves. A common treatment for the patient with the diplopia is use over a patch, oftentimes over the strong eye to encourage strengthening the weaker eye. So जब भी हम स्ट्रॉन्ग आई के ऊपर पैच लगाएंगे तो वीकनेस जो वीक आई है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग आई बनेगी जब उसका जोर लगेगा, राइट। सो डिपेंडिंग ओवर द टास्क कम्प्लीटली डज नॉट इनकरेज इंडिपेंडेंसी ऑफ द क्लाइंट। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कोई भी पेशेंट है किसी भी टाइप का, ऐसे वाले पेशेंट को अपाहिज नहीं बनाना है हमने, कोई भी उसका काम अपने आप से नहीं करना है। ऑटोनमी, राइट। सो मेक योर पेशेंट इंडिपेंडेंट, ये वाला जो स्ट्रेटजी है ये हमने हर क्वेश्चन के अंदर लगानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नर्स इज इन आउटपेशेंट क्लिनिक। आउटपेशेंट क्लिनिक में है, इज रिव्यूइंग द चार्ट ऑफ ए न्यू पेशेंट। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है उसको, हाइपरलिपिडीमिया एंड स्टेबल एंजाइना। ये वाली पेशेंट को प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया एंड स्टेबल एंजाइना। द क्लाइंट इज करंटली टेकिंग एज अ लिवोस्टैटिन एंड मिटप्रलोल, लिंसोप्रलोल, लिंसोप्रिल एंड सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीजीबी ले रहा है वो। When discussing the client's lifestyle, which statement by the client would most concern? सबसे most concern वाला हमने ऑप्शन इसमें ढूंढना है। I enjoy, ऑप्शन है हमारे पास, I enjoy in occasionally portion of red meat। रेड मीट वरीसम है, टेंशन लेने वाली बात है, ऑप्शन सही हो सकता है। I typically have a yogurt and granola and orange juice for breakfast, ये वाला सही है। ये नहीं है ऑप्शन, ये तो गुड है। ये नेगेटिव स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन हमने ढूंढना है इसमें से। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, आई ड्रिंक टू कॉकटेल इन अ इवनिंग बिफोर बेड। सो यहाँ पे कोलेस्ट्रोल है उसको, हाइपरटेंशन है, मिटप्रलोल है, और हार्ट की भी उसको प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है ना। तो आई ड्रिंक टू कॉकटेल इन अ इवनिंग बिफोर बेड, ये वाला भी टेंशन वाला है, ये भी हम बाद में देखेंगे इसको। एक्सरसाइज रेजिमेन इंक्लूडिंग 3 टाइम्स अ वीक फॉर 30 मिनट, ये भी सही है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सो बच गया हमारे पास पहला और तीसरा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेड मीट में जो है ट्राइग्लिसराइड होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोई भी अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आपके पास आता है जिसके अंदर कॉकटेल, ड्रिंक, विस्की, वाइन की बात हुई होती है, तो आंखें बंद करके आपने टिक कर देना है, आपका आंसर सही मिलेगा। यानी कि मुझे ये वाला आंसर सही लग रहा है, थर्ड वाला आंसर देख लेते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका सही है, रैशनल देख लेते हैं। Alcohol intake is a common problem with patients who have a variety of conditions. While a certain degree, 1 to 2 drinks per day, is associated with the degree of cardiovascular risk. पहले ही patient cardiovascular risk पे है, तो patient वैसे ही कॉकटेल ले रहा है, ड्रिंक ले रहा है, तो नॉट अ गुड आइडिया। सो ये वाला ऑप्शन सबसे सही है। ए पेशेंट हु इज ऑलरेडी डायग्नोस्ड विद द प्रॉब्लम शुड डिक्रीज और एब्सटेन, या तो उसको बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए या डिक्रीज कर देनी चाहिए फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल ऑल्सो प्लेस द पेशेंट इन अ पर्टिकुलर रिस्क फॉर वरीसम हाइपरटेंशन एंड हैज बीन नोन टू कोस एंजाइना और हार्ट अटैक। सो जहां पे भी अल्कोहल का ऑप्शन आ गया पेशेंट ऑप्शन के अंदर, आंखें बंद करके ऑप्शन चूज कर दो अल्कोहल वाला, वो आंसर आपका ठीक निकलेगा। और थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहता है, जैसे ऑप्शन ए में इन्होंने बोला था रेड मीट को भी वो टेंशन वाली बात थी, क्योंकि रेड मीट, अब देख लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी होता है। रेड मीट इज अ लार्ज क्वांटिटी इज नोन फॉर इंक्रीज बैड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है, एंड ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाता है। जैसे ये बीफ हो गया एंड मटन हो गया, ये रेड मीट जिसमें रेड फाइबर होते हैं, तो ये इसका थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को ये बढ़ाते हैं। द पेशेंट, नेक्स्ट है, द पेशेंट शुड बी एडवाइज टू फॉलो मॉडरेशन, उसको थोड़ा सा मॉडरेशन होना चाहिए, एज इन द केस हेयर विद ओकेजनली, जैसे ओकेजनली बोल रहा है वो, तो ये वाला नहीं था यहाँ पे अटेंशन टू wording closely, right? So if the patient was consuming large amount of red meat, that could be a worrisome, यानी कि फिर टेंशन लेने वाली बात थी, राइट। सो ऑप्शन में था ओकेजनली है तो यानी कि कोई बात नहीं, बट यहाँ पे ड्रिंक का 2 डे इवनिंग, यहाँ पे डेली ले रहा है, तो ये वाला ऑप्शन
राइट रहेगा इसका थर्ड वाला ऑप्शन, राइट। सो ओकेजनली था तो वो कोई इतना चक्कर नहीं है। योगर्ट विद ग्रेनुला, बाकी के जो बी और डी वाला ऑप्शन था वो सही था। एक्सरसाइज भी हमें 3 टाइम्स करनी चाहिए, 30 मिनट्स तक करनी चाहिए एवरी डे, चाहे पेशेंट हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो वो बेटर है इसके लिए। योगर्ट विद ग्रेनुला ऑरेंज जूस इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये ठीक है सब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द nurse at a primary care office is receiving phone call for a day regarding established client with the cardiologist. कार्डियोलॉजिस्ट के साथ establish कर रही है उनको। एक client report increasing pain in the leg that is worse, बहुत ज़्यादा हो रहा है, when sitting on a couch, sitting कर रहा है जब वो काउच पे सोफे के ऊपर। विच नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर द पेन इज बेस्ट फॉर द क्लाइंट, सबसे बेस्ट ऑप्शन निकालना है। ऑप्शन है हमारे पास उसको बोलना है एम्बुलेट आउटसाइड ऑन द साइड वॉक। ऑप्शन सेकंड है हमारे पास अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन टू द साइड फॉर पेन 1 आवर। ऑप्शन थर्ड है स्ट्रेच द लार्ज मसल ऑफ द लेग। ऑप्शन फोर्थ है अप्लाई हॉट कंप्रेशन टू द साइट ऑफ द पेन फॉर 1 आवर। सो इनमें से ऑप्शन देख लो, आप चूज कर लो अपने माइंड में कि कौन सा हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे लैमिनेशन टेक्निक यूज की जाए तो जो 1 आवर है, जैसे ऑप्शन सेकंड है अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन टू द साइट फॉर पेन 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर है ऑप्शन सेकंड में, और यहाँ पे भी 1 आवर है ऑप्शन फोर्थ में। तो इन दोनों को तो निकाल ही दो, क्योंकि 1 आवर एक बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 आवर हम निकाल नहीं देंगे। स्ट्रेचिंग द ऑप्शन बच गया हमारे पास सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट वाला हम देख सकते हैं कि एम्बुलेट आउटसाइड द साइड वॉक, ये वाला हम ठीक लग रहा है मुझे। ये स्ट्रेच द लार्ज मसल ऑफ द लेग, ये वाला ठीक नहीं लग रहा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आंसर है इसका पहले वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन है। अब इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन होता क्या है वो हम देख लेते हैं। Intermittent claudication is a muscle pain that occur in the calf muscle। calf muscle में होता है due to peripheral arterial occlusion और a disease और atherosclerosis की वजह से। poor perfusion lead to lack oxygen when the muscle has a metabolic demand that higher than the blood delivering। metabolic demand जो है मसल्स की वो ज़्यादा हो जाती है, ब्लड परफ्यूजन कम दे पा रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम पड़ रही है, जिसको हम इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन बोलते हैं। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में या फिर आर्थरोस्क्लोरोसिस में ये प्रॉब्लम आती है पेशेंट को। आईसी इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन कैन अकर ड्यूरिंग रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो ये एक्सरसाइज के टाइम पे भी हो सकता है, ड्यूरिंग रेस्ट के टाइम पे भी हो सकता है। सो हमने पेशेंट को इनिशियली क्या बोलना होता है, सो द पेशेंट इज एजुकेटेड टू इनिशियली टू डू अपोजिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट हर्ट व्हेन सिटिंग, अगर पेशेंट बैठा हुआ है तो देन उसको बोलो देन स्टैंड और वॉक, कि उसको बोलो कि आप स्टैंड करो या वॉक करो। इफ इट हर्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन उसको बोल दो कि स्टॉप करो, राइट। सो जो बाकी के ऑप्शन थे, जैसे ऑप्शन बी था, सी था एंड डी था, वो ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं थे, क्योंकि कोल्ड कंप्रेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ पे है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कोल्ड कंप्रेशन, वो हम अभी समझ लेते हैं कि कोल्ड कंप्रेशन इन केस ऑफ वेजो ओक्लूजन, अगर पेशेंट को वेजो ओक्लूजन है, वेसल्स ओक्लूजन है, एज द कोल्ड कंप्रेशन विल फर्दर कोज वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वर्सन द पेन। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन वाली कोई भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो वो हमने वहां पे कोल्ड कंप्रेशन नहीं देनी, वो फर्दर वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी पेन को, ब्लड को वो रोक देगी, पेन को वो और बढ़ाएगी, राइट। सो हॉट क्यों नहीं देनी है, हॉट किस केस में नहीं देनी है ऑप्शन डी में, वो भी हम समझ लेते हैं। बी केयरफुल विद वर्डिंग हेयर, वर्डिंग विच मीन्स रेयरली आर एक्सट्रीम द answer to the question such as cold or hot, right? cold or warm are better option है, but कोल्ड और हॉट में कोज टिश्यू डैमेज। अगर हम इतनी देर तक 1 आवर तक हम इसको देंगे, कोई भी अगर आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा 1 आवर तक मोर देन 20 मिनट अगर कोई भी ऑप्शन में ऐसा मिलता है ना कि आपको हॉट और कोल्ड कंप्रेशन देने हैं, तो वो ऑप्शन में चूज मत करना। मोर देन 20 मिनट अकॉर्डिंग टू रूल, मोर देन 20 मिनट हम नहीं अप्लाई कर सकते हॉट और कोल्ड कंप्रेशन को। सो इन लेफ्ट फॉर फर्दर लॉन्ग टाइम हैविंग सेड वार्म कंप्रेशन में हेल्प विद पेशेंट
वार्म दे सकते हैं, हॉट नहीं दे सकते, हॉट और कोल्ड मोर देन 20 मिनट, राइट। सो ऑप्शन सी में क्या था, स्ट्रेचिंग द मसल वुड हेल्प इफ अंडरलाइनिंग पेन कोज बाय मसल इंजरी। अगर मसल इंजरी में होता था तब हम मसल को स्ट्रेच कर सकते थे, पुल कर सकते, बट इट इज नॉट। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन कोज्ड बाय डिक्रीज परफ्यूजन। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए 73 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज रिव्यूइंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज अ न्यू केन while performing a read back learning. Which statement by the client indicate effective teaching? Effective teaching हमने देखनी है, इसमें से कौन सी है पेशेंट के लिए रीड बैक लर्निंग में। ऑप्शन है हमारे पास, अप द स्टेयर विद द स्ट्रॉन्ग लेग फर्स्ट, पहले वो स्ट्रॉन्ग लेग फर्स्ट रखेगा ऊपर जाते हुए, देन द केन, देन द वीकर लेग। सो ऑप्शन ये वाला मुझे सही लग रहा है। देन ऑप्शन सेकंड है, अप द स्टेयर विद द वीकर लेग फर्स्ट, पहले वो वीक लेग रखेगा, देन द केन फर्स्ट, देन द केन, देन द स्ट्रॉन्ग लेग। ऑप्शन थर्ड में है अप द स्टेयर, अगर वो जब वो ऊपर चढ़ेगा, विद द स्ट्रॉन्ग लेग फर्स्ट, पहले स्ट्रॉन्ग लेग रखेगा, देन द वीकर लेग, देन द केन। ऑप्शन फोर्थ में है हमारे पास अप, जब वो ऊपर जाएगा, अप विद द स्टेयर विद अ वीकर लेग फर्स्ट, देन द स्ट्रॉन्ग लेग, देन द केन। सो जो रूल है, रूल के हिसाब से जो एनक्लिक्स का रूल बना हुआ है, रूल के हिसाब से इसका पहला ऑप्शन बनता है। आइए हम समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। ऊपर जाने की बात हो रही है, तो जब भी हमने ऊपर जाना होता है, रूल के हिसाब से हमने ये रूल बना रखा है यहाँ पे। हर क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, कोई भी असिस्टिव डिवाइस के ऊपर के क्वेश्चन आता है, तो रूल ये कहता है कि जब भी आपने ऊपर चढ़ना होता है, स्टेयर के ऊपर जाना होता है, रूल अप विद स्ट्रॉन्ग लेग, पहले आपने स्ट्रॉन्ग लेग रखनी होती है, देन आपने जैसे अप विद द स्ट्रॉन्ग लेग फर्स्ट, पहले आपने स्ट्रॉन्ग लेग रखनी है, देन केन रखनी है, पहले स्ट्रॉन्ग लेग रख के फिर केन रखनी है, देन आपने वीकर लेग रखनी है, राइट। सो जब डाउन आते हैं, डाउन विद द बैड लेग, सबसे पहले डाउन, डाउन विद बैड लेग, व्हेन गोइंग डाउन, सबसे पहले सबसे पहले हमने केन को पहले रखना है। जब आपने नीचे आना है स्टेयर से, सबसे पहले आपने केन को नीचे रखना है, देन विद द बैड लेग, सबसे पहले केन आपने नीचे रख ली, फिर आपने बैड जो बैड लेग है जो आपने वो रख ली, देन आपने गुड लेग रखनी है। ओके, सो हम इसका रैशनल एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। केन आर फ्रीक्वेंटली यूज असिस्टिव डिवाइस इन एल्डरली टू assist with balance and ambulation. Understanding how to safety use for all assistive device is crucial to the patient well-being. In case of cane, when going up, जब हम ऊपर जा रहे हैं, in case of cane, when going up the stair, the patient will put the strong leg first. Patient will put the strong leg first, okay, on the first step. The cane follow, फिर हमने केन को रखना है, एंड देन लास्टली वीकर लेग। समझ में आ गया ना? जब भी हमने ऊपर जाना है, सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग लेग रखनी है, देन हम आपने केन रखनी है, देन फिर आपने वीक लेग रखनी है। वीकर लेग इज ब्रोट अप टू द स्टेप व्हेन गोइंग डाउन। अब देखो डाउन आने का समझो, आप जब भी आपने डाउन आना है, व्हेन गोइंग डाउन द स्टेयर, द केन गोज फर्स्ट, सबसे पहले केन रखनी है नीचे, फॉलोड बाय द वीकर लेग, फिर आपने केन रखने के बाद वीकर लेग नीचे रखनी है, देन आपने स्ट्रॉन्ग लेग रखनी है। सो ये है बेस्ट रूल है जो आपने ये दिमाग में रखना ही रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए क्लाइंट कम टू द क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर जीआई डिस्ट्रेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस है उसको, विच एब्डोमिनल फिजिकल असेसमेंट डज स्टेप डज द नर्स डू फर्स्ट। सबसे पहले उसने क्या, कौन सी असेसमेंट करनी है? ऑप्शन है हमारे पास, इंस्पेक्शन, परकशन, पैल्पिटेशन, ऑस्कल्टेशन। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, नर्सिंग की फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो सबसे पहले जो हमारी असेसमेंट है, सबसे पहले नर्स ने क्या करना है? ओब्वियसली इंस्पेक्शन ही करनी है। तो इसको हम कैसे फ्रेज में याद कर सकते हैं, वो रैशनल हम देख लेते हैं। आंसर पहला है इसका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिजिकल असेसमेंट ऑफ द एब्डोमिनल एज फॉलो। सबसे पहले इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी कि यहाँ पे ये पिक्चर देख लो आप, इस पिक्चर में क्या है? इंस्पेक्शन यानी कि आंख से
आपने सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट करना है पेशेंट को। सबसे जो पहला नर्सिंग स्टेप है हमारा इंस्पेक्शन। कोई भी ये रूल है, इसके हिसाब से अगर आप चलोगे, इस रूल के हिसाब से कभी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्शन करनी है, देन आपने ऑस्कल्टेट करना है। ऑस्कल्टेट कैसे करनी है? आपने सुनना है आवाज को, जैसे आंख, यहाँ पे ईयर का पिक्चर बना हुआ है, आपने सुनना है। जैसे स्टेथोस्कोप से उसकी साउंड सुन सकते हैं। सेकंड ऑस्कल्टेशन है। थर्ड आपका परकशन है। परकशन में क्या होता है कि आपका हम फिंगर से टैप करते हैं साउंड का। जैसे पेरिटोनियल कैविटी में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ये साउंड हम अलग अलग तरीके से साउंड सुनते हैं हम। पैल्पिटेशन में जो लास्ट असेसमेंट है हमारा पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन में हम पल्स वगैरह चेक करते हैं, है ना। कैरोटिड पल्स है, आपकी रेडियल पल्स है, डिफरेंट डिफरेंट पल्स आपकी चेक होगी इसमें। तो इसका जो सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस ऐसे ही आएगा। रिमेंबर दिस सीक्वेंस विद द फ्रेज आई एम अ पीपल पर्सन। आई एम अ पीपल पर्सन, अगर आप इस चीज को याद रखोगे तो आप इसके स्टेप्स को कभी भी भूल नहीं पाओगे। जैसे आई एज एन इंस्पेक्ट, एम एज एन ऑस्कल्टेशन, पी एज एन परकशन, एंड लास्ट में जो आपका है पैल्पिटेशन आपने लास्ट में करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग स्केड्यूल 300 ml एटर्नल फीडिंग बोलस टू ए कोमाटोज अडल्ट क्लाइंट। कोमाटोज कोमा वाला पेशेंट है, 300 ml एटर्नल फीड बोलस उसको देना है। द नर्स एस्पिरेट 100 ml, उसने गैस्ट्रिक रेजिड्यूल वॉल्यूम में 100 ml उसने एस्पिरेट किया है। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है इन चारों ऑप्शन में से, वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फ्लश द ट्यूबिंग विद वार्म वाटर। सेकंड है होल्ड द फीडिंग बोलस फॉर 2 आवर। थर्ड है 2 आवर। ये छोटी छोटी चीजें ना नोट किया करो, जैसे 1 आवर, 2 आवर, कितने आवर के लिए। एडमिनिस्टर द बोलस एज प्रिस्क्राइब, एडमिनिस्टर करना है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है रिक्वेस्ट और डिफरेंट एटर्नल फार्मूला। सो आपके पास 3 सेकंड है, आप ऑप्शन अपने दिमाग में चूज कर लो, 1 2 3। रैशनल देख लेते हैं। रैशनल है इसका थर्ड, एडमिनिस्टर द बोलस एज प्रिस्क्राइब। 100 ml जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, रेजिड्यूल वॉल्यूम है, वो एस्पिरेट किया है, तो हमने इसका थर्ड ऑप्शन ही है जो हमने एडमिनिस्टर्ड एज अ बोलस, जो प्रिस्क्राइब है फीड है, वो हमने देनी ही देनी है। बिकॉज इस क्वेश्चन में मैं पहले भी एक बारी कंफ्यूज हुआ था, आप सब भी कंफ्यूज ही होंगे आई होप, लेकिन हमारी जो कंफ्यूजन है वो अब दूर हो जाएगी इस क्वेश्चन में। जब हम इंडिया में ऐसे वाले क्वेश्चन की जो तैयारी करते थे, अगर 100 ml तक उसका रेजिड्यूल वॉल्यूम आ रहा है तो हम उसको विद होल्ड करते थे एटर्नल उसकी फीड को। तो अमेरिका में जब भी आप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जब भी आप एनक्लेक्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको 100 ml तक कोमाटोज पेशेंट को अगर उसका रेजिड्यूल वॉल्यूम आ रहा है फीड का, तो आपने विद होल्ड नहीं करनी, उसको आपने देनी है। बाकी डिपेंड ऑन द एचसीपी ऑर्डर और हॉस्पिटल पॉलिसी। रैशनल हम देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन था स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंक्लूड measuring gastric residual volume prior to administering in eternal feeding, right? According to the current American Society for Parenteral and Eternal Nutrition, eternal feeding can be administered with residual वॉल्यूम अप टू 500 ml। अकॉर्डिंग टू, देखो, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पेरेंटल एंड एटर्नल न्यूट्रिशन साइंस के अकॉर्डिंग अगर 500 ml तक आपको क्वेश्चन में आ रहा है तो हमने वो हाउएवर द इंडिविजुअल एचसीपी ऑर्डर शुड बी फॉलोड, तो हमने वो फीड हम दे सकते हैं, पेशेंट को विद होल्ड नहीं करनी है। साइन ऑफ फीडिंग इंटॉलरेंस बाकी डिपेंड करता है, हाउएवर इंडिविजुअल एचसीपी ऑर्डर, तो एचसीपी का यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। साइन ऑफ फीडिंग इंटॉलरेंस भी नहीं दी हुई थी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी नहीं था, पेन भी नहीं था, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग एंड सेंस ऑफ फुलनेस, ऐसा कुछ नहीं था पेशेंट को। तो हमने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यही है। कीप इन माइंड, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया का एग्जाम नहीं है ये, आप एनक्लेक्स का एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ पे हर सिस्टम, हर चीज प्रॉपर वे से होती है। क्वेश्चन नंबर 10। ए क्लाइंट रिटर्न टू द यूनिट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी व्हाइल मॉनिटरिंग द क्लाइंट द नर्स ऑब्जर्व ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेड ब्लड ऑन अ ड्रेसिंग, रेड ब्लड ऑन अ ड्रेसिंग। द नर्स विल डॉक्यूमेंट दिस टाइप ऑफ वुंड ड्रेसिंग एज, ऑप्शन है हमारे पास प्लूरेंट,
फर्स्ट ऑप्शन है प्लूरेंट, सेकंड ऑप्शन है सैंगुनस एंड थर्ड ऑप्शन है सीरस एंड फोर्थ ऑप्शन है सीरोसैंगुनस। तो ऐसे वाले जो फ्रेश ब्लड है, जो प्राइमरी ब्लड है, उसको रेड ब्लड है ड्रेसिंग पे, उसको कौन सा वर्ड आप यहाँ पे दोगे एज अ नॉर्मल। सो सबसे पहले तो आपको इन चारों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लूरेंट है, प्लूरेंट को पस बोलते हैं, पस, राइट। सो सीरस है, जैसे सीरोसैंगुनस है, सैंगुनस, इन सारे वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। आंसर है सेकंड इसका, सैंगुनस। सैंगुनस यानी कि ब्लड, फ्रेश ब्लड। सैंगुनस जहाँ पे होता है वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी ब्लड, पी आर, प्राइमरी ब्लड, राइट। सो आंसर हम देख लेते हैं। द नर्स विल डॉक्यूमेंट द दिस ड्रेनेज एज अ सैंगुनस। सैंगुनस का मतलब ये होता है, द वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन मीनिंग ब्लड एंड द वूंड ड्रेनेज इज डिस्क्राइब बाय टाइप, कलर एंड अमाउंट। जो वूंड ड्रेनेज होती है वो तीन तरीके से डिस्क्राइब की जाती है। कलर, कलर के हिसाब से, अमाउंट, ऑर्डर, ब्लड कितना आ रहा है, एंड ऑर्डर, स्मेल कैसी आ रही है, राइट, ऑर्डर कैसा आ रहा है। द टाइप ऑफ ड्रेनेज आर, ड्रेनेज आपकी चार चार तरीके से होती है। जैसे सीरस, सीरस का मतलब होता है क्लियर एंड थिन, क्लियर एंड थिन मे बी प्रेजेंट इन अ हेल्दी हीलिंग वुंड। हेल्दी और हीलिंग वुंड के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, सीरस, राइट। उसके बाद आता है आपका सैंगुनस। सैंगुनस वर्ड जहां पे भी आ गया, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी पेशेंट, जब भी हमारा सर्जरी से पेशेंट वापस आया है, राइट, वापस हमारे पास यूनिट में आया है, उसका कोई भी मॉडरेट या माइल्ड मॉडरेट सीवियर अमाउंट की कोई भी ब्लीडिंग है, उसका मतलब ये है कि उस चीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है सैंगुनस, यानी कि प्राइमरी ब्लड। अब सीरो सैंगुनस क्या है? सीरो सैंगुनस, सैंगुनस के आगे हमने सीरो लगा दिया, राइट, सीरो लगा दिया। सीरो का मतलब ये बनता है, सीरो सैंगुनस दोनों को कंबाइन करके, कंटेनिंग ब्लड में बी प्रेजेंट इन हेल्दी और हीलिंग वुंड, राइट। सो लास्ट बच गया हमारे पास प्लूरेंट। प्लूरेंट क्या होता है, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, ये अनहेल्दी वुंड के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि थिक, वाइट और पस लाइक स्ट्रक्चर एंड मे बी इंडिकेट एज एन इन्फेक्शन, की पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ए पेशेंट डायग्नोस विद क्रोन डिजीज हैज अ न्यूली कोलोस्टमी, कोलोस्टमी लगा है उसको, एंड when assessing the patient stoma, which of these would alert the healthcare provider that stoma has retracted? retracted पेशेंट का जो स्टोमा हो चुका है वो साइन हमने यहाँ पे ढूंढना है। ऑप्शन फर्स्ट में है पिंकिश, रेड एंड मॉइस्ट। सो ये तो नहीं हो सकता। जो ये वाला ऑप्शन है ये तो हेल्दी स्टोमा के लिए यूज होता है, HEALTHY, हेल्दी स्टोमा के लिए यूज होता है। रेड एंड पिंकिश एंड मॉइस्ट है तो रेड विच मीन्स हेल्दी है, तो ये तो नहीं होगा। हमने रिट्रैक्टेड ऑप्शन वाला, रिट्रैक्टेड स्टोमा वाला ऑप्शन हमने ढूंढना है। कॉनकेव एंड बाउल शेप, कॉनकेव एंड बाउल शेप ये वाला हो सकता है इसका आंसर, राइट। कॉनकेव एंड बाउल शेप का जो साइन है वो रिट्रैक्टेड साइन हो सकता है। हम इसको क्वेश्चन मार्क में रख लेते हैं। ड्राई एंड रेडिश पर्पल, ये वाला जो ड्राई एंड रेडिश पर्पल वाला है ये ऑप्शन होता है हमारा इस्कीमिक पेशेंट के, इस्कीमिया के लिए, इस्कीमिया हो चुका है वहाँ पे। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा नैरो एंड फ्लैटेंड, जो नैरो एंड फ्लैटेंड वाला होता है ये होता है स्टीनोसिस के लिए। नैरो एंड फ्लैटेंड अगर स्टीनोसिस हो चुका है तो ये होता है हमारा स्टीनोसिस के लिए। तो हम इसका देख लेते हैं। आप भी अपना आंसर अपने माइंड में रखिए और चलो इसका ऑप्शन राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है इसका, राइट, सेकंड है इसका कॉनकेव एंड बावल शेप। अगर कॉनकेव और बावल शेप का हो चुका है विच मीन वो जो है स्टोमा वो रिट्रैक्टेड हो चुका है। रैशनल पढ़ लेते हैं। कोलोस्टमी इज क्रिएटेड व्हेन द बाउल इज पुल्ड थ्रू इन ओपनिंग in the abdominal wall creating a stoma through which intestinal content will pass. Okay, the healthy stoma will produce, जो healthy, पहले हम healthy stoma की बात करते हैं। healthy stoma will produce 2.5 centimeter with an open lumen, 2.5 centimeter with an open lumen at a top. Okay, the stoma will appear pinkish and red moist। देखो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। जो healthy stoma होता है वो 2.5 सेंटीमीटर जो प्रोट्यूड होता है ल्यूमन से, एंड द स्टोमा विल अपीयर पिंकिश रेड एंड मॉइस्ट। ओके, पिंकिश रेड एंड मॉइस्ट याद रखना है। अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं। ए ड्राई डस्की एंड रेडिश पर्पल,
थर्ड वाला ऑप्शन है जो ए ड्राई डस्की एंड रेडिश पर्पल स्टोमा इंडिकेट इस्कीमिया। अगर वो ड्राई है, डस्की है या दिखने में थोड़ा पर्पल लग रहा है तो इसका मतलब है इस्कीमिया हो गया है वहां पे, राइट। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन था जो जैसे नैरो हो गया है, फ्लैटेंड हो गया है, कंस्ट्रक्टेड है, स्टोमा इंडिकेट स्टिनोसिस, स्टिनोसिस हो चुका है हमारा वहां पे। नेक्स्ट है हमारा अगर कॉनकेव है या बावल शेप है, जैसे ऑप्शन सेकंड में था, है ना, जैसे कॉनकेव शेप का हो गया या कॉनकेव एंड बावल शेप का हो गया, तो ऐसे वाले जो साइन होते हैं वो रिट्रैक्टेड स्टिनोसिस, रिट्रैक्टेड बावल के साइन होते हैं, वो स्टोमा के साइन होते हैं। ए रिट्रैक्टेड स्टोमा कैन बी डिफिकल्ट फॉर केयर, और ऐसे वाले जो स्टोमा होते हैं डिफिकल्ट फॉर केयर होते हैं बिकॉज कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग प्रॉब्लम मेंटेनिंग अप्लायंस, जो हम अप्लायंस यूज करते हैं, अप्लायंस प्लेसमेंट लीडिंग टू लीकेज एंड स्किन सोर हो जाती है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल दैट प्रिडिक्ट द रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑफ प्रेशर अल्सर, हॉस्पिटल अल्सर बोल देते हैं प्रेशर अल्सर, और फैकल्टी एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर और इंजरी इज कोल्ड। तो हम इस चीज को रूल आउट करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, क्वेश्चन उसके ऊपर है। सबसे पहला ऑप्शन है लीकर्ट स्केल, सबसे सेकंड ऑप्शन है हमारे पास मिसोफोनिया स्केल, थर्ड ऑप्शन है ब्रेडन स्केल और फोर्थ ऑप्शन है अफगार स्कोर। सो आई होप कि इसका आंसर आप सबको पता होगा। रैशनल में ढूंढ लेते हैं। अफगार स्कोर ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बच्चों के लिए यूज किया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज किया जाता है। ब्रेडन स्केल आपको पता है प्रेशर अल्सर के लिए यूज किए जाते हैं, तो राइट आंसर इसका थर्ड ही है, प्रेशर अल्सर के लिए ब्रेडन स्केल ही यूज किया जाता है। अब हम जो लीकर्ट स्केल है, मिसोफोनिया स्केल है, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे रैशनल इसका थर्ड ही था, प्रेशर अल्सर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर, ये ब्रेडन स्केल ही यूज़ करता है, यूज़ होता है इसके लिए। ब्रेडन स्केल इज़ यूज फॉर प्रेशर अल्सर, राइट, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द लोअर द नंबर एंड द हायर द नंबर रिस्क फॉर डेवलपिंग इन एक्वायर्ड अल्सर और इंजरी, राइट। ब्रेडन स्केल शुड बी यूज्ड ऑन एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे यूज होता है एनक्लेक्स में, अमेरिका में ट्रांसफर के टाइम पे यूज होता है, एंड रिसीविंग के टाइम पे यूज होता है विद द चेंज एनी इन द क्लाइंट कंडीशन, क्लाइंट की कंडीशन में कोई भी चेंजेस आते हैं उस टाइम यूज होता है। लीकर्ट स्केल इज यूज फॉर क्वेश्चनरी, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज होते हैं, तो वहाँ पे लीकर्ट स्केल यूज करते हैं, हम याद रखना है, न्यू लर्निंग है आपकी यहाँ पे। जो मिसोफोनिया स्केल होता है, मिसोफोनिया स्केल इज यूज फॉर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं, जैसे सर्टन टाइप्स के विच सर्टन साउंड ट्रिगर्स, जैसे इमोशनली और साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्सेस चेक करने के लिए मिसोफोनिया स्केल यूज करते हैं। अफगार स्कोर जो है, अफगार स्कोर इन अ हेल्दी नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट विद अ न्यू डायग्नोस ऑफ सीलिक डिजीज, सीलिक डिजीज के साथ डायग्नोस हुआ है, इज बीइंग डिस्चार्ज हुआ है, द नर्स प्रोवाइड एजुकेशन to the parent including appropriate nutrition for their child, appropriate nutrition for their child, the nurse will instruct the parents to follow a which kind of diet। so ऑप्शन है हमारे पास, लैक्टोज फ्री डाइट देनी है पेशेंट को, फैट फ्री डाइट देनी है, फोस्फेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट देनी है, या ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक सीलिक डिजीज होती है और एक होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस डाइट होती है। सो सबसे पहले डाइट के ऊपर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सीलिक डिजीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ सीलिक डिजीज वाले बच्चे को अप्रोप्रिएट डाइट कौन सी देनी है हमने। तो कीप योर आंसर इन योर ओन माइंड, हम रैशनल देख लेते हैं। चलो देखते हैं रैशनल। आंसर इसका फोर्थ ही है, ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं किसी भी बच्चे को, जो सीलिक डिजीज वाला बच्चा होता है उसको हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट में जैसे क्या होता है कि सीलिक डिजीज रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू टॉलरेट व्हीट बार्ले रे एंड ओट्स, व्हीट बार्ले रे एंड ओट्स। ए ग्लूटेन फ्री डाइट इज प्रिस्क्राइब फॉर ए चाइल्ड विद सीलिक डिजीज, सीलिक डिजीज वाले बच्चे को ये हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो इंटेस्टाइन में सीलिया होते हैं, सीलिया सेल होते हैं, तो ये ऐसे वाली चीज़ों को, व्हीट बार्ले और ग्लूटेन वाली डाइट को ये ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, अटैक करती है बॉडी पे, जिससे पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। लैक्टोज फ्री डाइट क्या होती है, लैक्टोज एक एंजाइम होता है, जैसे ऑप्शन 1 में लैक्टोज
लैक्टोज इंटॉलरेंस डाइट होती है, जैसे जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ए लैक्टोज डाइट रिस्ट्रिक्टेड इज प्रिस्क्राइब फॉर ए चाइल्ड विद लैक्टोज इंटॉलरेंस और डायरिया। फैट फ्री डाइट, आपको पता है कोई भी गोल ब्लैडर या पैनक्रियाज या कोई भी लीवर की डिजीज है पेशेंट को, तो फैट फ्री और रिस्ट्रिक्टेड डाइट हम उसको देते हैं। और जो फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शन डाइट है इज अ पार्ट ऑफ रीनल डाइट विच ऑल्सो लिमिट सोडियम और प्रोटीन, राइट। तो फैट के इस डाइट के ऊपर बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, ए पेडियाट्रिक पेशेंट हैज बीन एडमिटेड टू द यूनिट विद द डायग्नोज ऑफ राइट लोअर लोब न्यूमोनिया। न्यूमोनिया हो गया है बच्चे को। When auscultating the RLL, right lower lobe, which sound should the nurse expect to hear? उसको कौन सी साउंड सुनेगी? देखो, न्यूमोनिया में हम सबको पता होता है कि फ्लूइड भर जाता है ना। फ्लूइड भरने में कॉमन सी चीजें हैं, जैसे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में है क्रैकल्स, ऑप्शन 2 में है वीजिंग, ऑप्शन 3 में है रोंकाई, ऑप्शन 4 में है स्ट्राइडर। तो ये सारी चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन में कौन सी साउंड सुनाई देती है। जैसे निमोनिया है, फॉर एग्जांपल निमोनिया के केस में आपको पता है कि फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड वाले केस में जहां पे भी किसी भी कंडीशन में अगर लंग्स के अंदर, कैविटी के अंदर, किसी भी कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड भरा हुआ है, विच मीन्स वहां पे क्रैकल्स वाली साउंड हमें सुनाई देगी। वीजिंग, स्ट्राइडर और रोंकाई का हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम स्लाइड में देख लेते हैं। ओके, राइट आंसर है इसका फर्स्ट, वीजिंग सुनाई देगी या क्रैकल्स, सॉरी क्रैकल्स वाली साउंड आएगी। और क्रैकल्स में क्रैकल्स वुड मोस्ट लाइकली टू हियर बिकॉज दिस वुड इंडिकेट फ्लूइड इन द एयर स्पेस। एयर स्पेस में फ्लूइड भर चुका है जिस वजह से हमें क्रैकल्स की साउंड सुनाई दे रही है। फ्लूइड इन द एयर स्पेस इज कंसिस्ट विद द निमोनिया। वीजिंग कब सुनाई देती है? वीजिंग इंडिकेट अ नैरोइंग ऑफ एयरवे, किसी भी वजह से नैरो हो गई है एयरवे तो हमें वीज वाली साउंड सुनाई देगी। स्ट्राइडर इज इन वेरी वेरी इमरजेंसी। स्ट्राइडर की साउंड एक इमरजेंसी साउंड है, लंग साउंड दैट इज हियर्ड इन ओनली एयरवे कंस्ट्रिक्शन दैट कैन लीड टू कंप्लीट क्लोजर। अगर क्लोजर हो गया है, एयरवे कंस्ट्रिक्शन हो गई है, बहुत सारे ज्यादा कंस्ट्रिक्शन एयर हो गई है एयरलाइन, तो वहां पे हमें कंप्लीट क्लोजर अगर हो गया है तो हमें स्ट्राइडर वाली आवाज सुनाई देगी। रोंकाई क्या है? रोंकाई इज हियर्ड इज अ मिक्स्ड इशू है ये, एयरवे कंस्ट्रक्शन एंड सिक्रीशन। अगर एयरवे कंस्ट्रक्शन हो गई है, सिक्रीशन हो रही है वहां पे, तो हमें रोंकाई सुनाई देगी। तो आप इन सारी साउंड्स को अच्छे से याद कर लेना। जैसे क्रैकल्स है, क्रैकल्स एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्लूइड फील्ड, अगर फ्लूइड भर चुका है एयर स्पेस में तो क्रैकल सुनाई देगी। वीजिंग कब सुनाई देगी? अगर एयरवे नैरो हो गया है तो वीजिंग सुनाई देगी। स्ट्राइडर कब है? स्ट्राइडर एक कंप्लीट इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर कंप्लीट क्लोजर हो गया एयरवे का तो स्ट्राइडर सुनाई देगी। रोंकाई एक मिक्स्ड इशू है, अगर आपकी सिक्रीशन ज़्यादा निकल रही है या फिर एयरवे कंस्ट्रिक्शन हो गया है तो आपको रोंकाई सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द नर्स इज एजुकेटिंग ए क्लाइंट विद प्राइमरी है। यहाँ पे वर्ड याद रखना, ये छोटी छोटी चीजों को याद रखा करो जब क्वेश्चन करते हो, प्लीज कीप इन माइंड। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी एडिशन डिजीज, ओन डाइट एंड न्यूट्रिशन चेंजेस नीडेड टू मैनेज द क्लाइंट्स डिजीज, राइट। डाइट्रिशन चेंजेस के ऊपर मैनेज करना है डिजीज को। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट दैट द नर्स इंस्ट्रक्शन हैज बीन इफेक्टिव। तो जो नर्स ने पेशेंट को टीचिंग की है वो कौन सी ऐसी टीचिंग है जो इफेक्टिव है? पेशेंट हमारे पास ऑप्शन है, जैसे आई शुड इंक्रीज सोडियम एंड फ्लूइड, आई शुड इंक्रीज सोडियम एंड फ्लूइड बट लिमिट पोटाशियम। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, आई विल इंक्रीज सोडियम एंड पोटाशियम बट लिमिट फ्लूइड, यहाँ पे लिमिट फ्लूइड कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, आई शुड इंक्रीज फ्लूइड बट लिमिट द सोडियम एंड पोटाशियम, यहाँ पे सोडियम एंड पोटाशियम को लिमिट कर रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, आई विल इंक्रीज पोटाशियम एंड फ्लूइड बट लिमिट सोडियम। सो इनमें से ये तीनों ही आंसर मुझे मैश लग रहे हैं, रफ लग रहे हैं, बिकॉज जब भी जो एडिशन डिजीज होती है, एडिशन डिजीज में क्या होता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर हार्मोन जैसे कोर्टिजोल और एल्डोस्टेरोन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहे होते हैं। तो आंसर देखो इसका राइट पहला आंसर ही है, आई शुड इंक्रीज सोडियम। सोडियम उसने इंक्रीज करना है, सोडियम एंड फ्लूइड उसने इंक्रीज करना है, राइट। बट
लिमिट पोटाशियम, पोटाशियम को लिमिटेड अमाउंट में खाना है। ये कोर्टिजोल वाले जो हमारा एडिशन डिजीज होते हैं, एडिशन डिजीज वाले पेशेंट की डाइट है, डाइट के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो रैशनल हम एक बार देख लेते हैं। एडिशन डिजीज डेवलप व्हेन द एड्रीनल ग्लैंड आर डैमेज। एड्रीनल ग्लैंड अगर डैमेज हो जाती है तो एडिशन डिजीज डेवलप हो जाती है। They don't make enough of the hormone like cortisol or aldosterone. Beside cortisol medication dietary changes include। तो बेसाइड हमने साइड बाय साइड हमने कोर्टिजोल और मेडिकेशन देनी होती है, डाइटरी चेंजेस कुछ करने होते हैं पेशेंट की, जिसमें हमारे इंक्रीज सोडियम इंक्रीज करना होता है और डिक्रीज पोटाशियम करना होता है, एंड एडिक्वेट फ्लूइड खाना होता है पेशेंट ने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेना है। याद रखना है एडिशन डिजीज वाले पेशेंट को हमने इंक्रीज सोडियम पोटाशियम डिक्रीज और एडिक्वेट फ्लूइड वाली डाइट पे डालना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए क्लाइंट after a client was diagnosed with gastroesophageal reflux disease GERD, the nurse educate the client about diet. Which of the following food should the client avoid? कौन सा फूड उसको अवॉइड करना चाहिए GERD वाले पेशेंट को? ऑप्शन है हमारे पास बनाना, ग्रिल्ड सैल्मन, पाइनएप्पल, व्हाइट ब्रेड। सो हम आपको यहाँ पे इलेमिनेट करना है कि GERD वाले पेशेंट को कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए। बनाना में पोटाशियम ज़्यादा होता है, पोटाशियम कोज करता है एसिडिटी। ये वाला ऑप्शन आप क्वेश्चन में रख सकते हैं डाउट में। सैल्मन, ग्रिल्ड सैल्मन है, ये ठीक है, सैल्मन फिश है, अच्छी है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है इस चीज़ का GERD वाले पेशेंट को। पाइनएप्पल है, एसिडिक है, टमाटोज एसिडिक है, इसको आप क्वेश्चन में रख सकते हैं। वाइट ब्रेड है, हाई फाइबर डाइट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पेशेंट ले सकता है। तो आप अपना आंसर माइंड में रख लो। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका थर्ड, राइट आंसर है इसका थर्ड, पाइनएप्पल बिकॉज एसिडिक होता है बहुत नेचर में, ACIDIC एसिडिक होता है। और GERD है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, वैसे वाले पेशेंट को एसिडिक फूड अवॉइड करने होते हैं। रैशनल देख लेते हैं। रैशनल आंसर है थर्ड, ए क्लाइंट विद द GERD शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड एसिडिक फूड अवॉइड करने होते हैं। कॉमन सेंस है, रूल है, GERD वाले पेशेंट को अवॉइड एसिडिक फूड करने होते हैं, सच एज टमाटोज एसिडिक है, पाइनएप्पल एसिडिक है, अदर फूड है जैसे फैटी फूड होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं, स्पाइसी डिशेज जितने भी आती हैं वो इसको अवॉइड करनी होती है, एस्पिरिन इसको अवॉइड करनी होती है, राइट। द क्लाइंट शुड चूज क्या करना है? द क्लाइंट शुड चूज लो फैट एंड हाई फाइबर फूड उसको चूज करने होते हैं। लो फैट और हाई फाइबर फूड याद रखना है, भूलना नहीं है। GERD वाले पेशेंट को लो फैट हाई फाइबर फूड चूज करने होते हैं। व्हाइट ब्रेड एंड बनाना हैव अ फाइबर एंड लो इन फैट, राइट। सो व्हाइट ब्रेड एंड बनाना हैव फाइबर्स होते हैं बहुत सारे एंड लो फैट होते हैं। सैल्मन इज अ लो फैट अल्टरनेटिव टू फ्राइड फूड, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ए पेशेंट प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद द रिपोर्ट ऑफ फटीग एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेशन के साथ आया है। Which additional statement made by the patient would alert the healthcare provider to possible use of marijuana? marijuana होता है भांग। कौन सी स्टेटमेंट है जिससे हेल्थ केयर को अलर्ट होगा कि ये पेशेंट marijuana यूज कर रहा है? ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है, आई हैव नोटिस्ड दैट माई आईज आर रेड लेटली। सेकेंड ऑप्शन है, आई कीप हैविंग रेयरली विव्ड एंड स्केरी नाइटमेयर्स। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, आई फील एनेक्सियस एंड हैव ट्रबल स्लीपिंग। फोर्थ ऑप्शन है, आई एम नर्वस एंड आई डोंट फील लाइक ईटिंग। सो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है जिससे पेशेंट को पता चले कि मैरिजुआना यूज कर रहा है? मैरिजुआना का एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है जो हमारी आई की वेन्स होती है उसकी वेजो डायलेशन करती है और कंजक्टिवाइटा यूज करती है। तो सब पहले ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि पेशेंट जो है मैरिजुआना यूज कर रहा है, उसकी जो आईज है वो रेड हो रही है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आप इसका आंसर पहला ही है, आप भी अपना आंसर अपने माइंड में रखो एंड हम रैशनल को देख लेते हैं अभी आंसर को। आंसर इसका पहला ही है। सो रैशनल को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बारी। मैरिजुआना
यूज कैन कोज कॉर्नियल वेजोडाइलेशन करती है एंड कंजक्टिवा भी करती है। THC tetrahydrocannabinol tetrahydrocannabinol the active ingredient in marijuana affect the thinking, memory, appetite and coordination। इन सारी चीजों को अफेक्ट करती है, थिंकिंग को, मेमोरी को, एपिटाइट भूख अच्छे से लगती है एंड कोऑर्डिनेशन। So it is most likely that marijuana would increase appetite, एपेटाइट को इंक्रीज करती है, डिक्रीज एंजाइटी, टेंशन से फ्री हो जाता है बंदा, एंजाइटी से दूर हो जाता है एंड प्रमोट स्लीप, नींद अच्छी आती है। जो हेलुसिनोजन होते हैं, हेलुसिनोजन सच एज LSD, LSD जो होते हैं कैन कोज नाइटमेयर एंड फ्लैशबैक। क्वेश्चन नंबर 18, ए यंग मैन with newly diagnosed with HIV ask the nurse if he is ready for hospice care, how should the nurse respond। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यंग मैन है, HIV हो गया है, नर्स से पूछ रहा है कि मैं होस्पाइस केयर के लिए रेडी हूँ, तो नर्स उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास, होस्पाइस केयर इज ओनली अवेलेबल फॉर कैंसर पेशेंट एंड देयर फैमिलीज, राइट। ऑप्शन सेकंड है हमारे पास, होस्पाइस केयर इज इंटेंडेड फॉर द पीपल हु विल डाई इन अ फ्यू वीक और अ मंथ। ऑप्शन थर्ड है हमारे पास, यू विल हैव अबाउट 3 ईयर बिफोर यू नीड टू वरी अबाउट द होस्पाइस केयर, 3 ईयर तक। ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास कि एवरी पर्सन विद HIV कैन रिक्वेस्टेड होस्पाइस सर्विस एट एनी टाइम, आर यू रेडी। सो आपको क्या लग रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है। सबसे पहले तो आपको होस्पाइस केयर का मतलब पता होना चाहिए। सेकंड, आपको ये जो चारों ऑप्शन है, चारों के चार ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना ऑप्शन अपने माइंड में रखना। और अब हम रैशनल की तरफ जा रहे हैं कि देखते हैं इसका रैशनल क्या हो सकता है। राइट, बिंगो, इसका आंसर सेकंड ही है। होस्पाइस केयर इज इंटेंडेड फॉर द पीपल हु विल डाई इन अ फ्यू वीक और अ फ्यू मंथ। तो होस्पाइस केयर सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए होती है। रैशनल हम पढ़ लेते हैं। होस्पाइस केयर इज स्पेशली सर्विस फॉर द क्लाइंट एंड फैमिली when the client's life expectancy is just a few week or a few month। सो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए होती है ये होस्पाइस केयर जिनके पास बहुत कम टाइम होता है। अकॉर्डिंग टू HIV.gov, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हिस्ट्री के हिसाब से, जैसे अकॉर्डिंग टू HIV.gov, HIV प्लस पॉजिटिव पीपल who do not receive antiretroviral therapy or ART कैन प्रोग्रेस टू एड्स इन अ 3 ईयर। जिन लोगों की ART थेरेपी शुरू नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों को HIV से एड्स में ट्रांसफर होने में कम से कम 3 साल लग जाते हैं विद ART। और जिन लोगों की ART थेरेपी शुरू हो चुकी है, द क्लाइंट विद HIV कैन लाइव फॉर डेकेड विदाउट द प्रोग्रेशन ऑफ एड्स, राइट। तो एड्स ऐसे लोगों को जिनकी ART थेरेपी शुरू हो चुकी है, ऐसे तो बहुत सारे ईयर जो है वो उनके अच्छे से निकल सकते हैं विदाउट द प्रोग्रेशन ऑफ एड्स, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीप इन माइंड ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एज अ रूटीन चेकअप ए 17-year-old मेल विद सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ आता है। टेल द नर्स को बोलता है दैट ही इज टायर्ड ऑफ बीइंग सिक, वो थक चुका है बीइंग सिक, बीमार होने से। फील वर्थलेस, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड वंडर ऑफ ही वुड बी बेटर ऑफ डेड, सोचता है मैं इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। द नर्स नोज दिस मीन्स, नर्स को कैसे पता चलेगा इसका मतलब क्या है ना। ऑप्शन है हमारे पास, ही रिक्वायर्ड थेरेपी टू एक्सप्लोर हिज फीलिंग। ऑप्शन सेकंड है, ही वुड बी प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट, वो डिप्रेशन में है। थर्ड ऑप्शन है, his statement should not be ignored or challenged। ऑप्शन फोर्थ है, he need in activity to build up self esteem। सो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा फोकस देने वाला है, सबसे ज्यादा वरीसम होने वाला ऑप्शन है इसमें से। सो आप अपना ऑप्शन अपने दिमाग में रखो। हम रैशनल की तरफ जाते हैं और आंसर की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दूं, कोई भी पेशेंट अगर सुसाइड करने के लिए बोल रहा है, सुसाइड वाली बात नर्स से शेयर कर रहा है, विच मीन्स कि वो कभी भी ऐसा काम कर सकता है, उसकी स्टेटमेंट है और उसकी कोई भी ऐसी चीज है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऑप्शन हम देख लेते हैं।
ओके, ऑप्शन इसका थर्ड ही है। सो हिज स्टेटमेंट शुड नॉट बी इग्नोर और चैलेंज। रैशनल हम देख लेते हैं। व्हेन एनीवन टॉक अबाउट सुसाइड, अगर कोई भी बंदा सुसाइड के बारे में बात कर रहा है, दे शुड बी टेकन सीरियसली, सीरियसली हमें उनको लेना चाहिए। एंड गिव इमीडिएट असिस्टेंट उनको देनी चाहिए। द नर्स मस्ट रिपोर्ट द पेरेंट्स पेशेंट स्टेटमेंट टू द प्रोवाइडर एंड द पेरेंट्स, because the others option may be value at a later time। लेटर टाइम पे हम उसको कर सकते हैं, जैसे लेटर टाइम पे हम उसकी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन उसको दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। उसकी जो थेरेपी है, उसकी थेरेपी के लिए उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। उसकी एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी में उसको डाल सकते हैं ताकि उसका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम है, वो बिल्डअप हो, है ना। लेकिन फॉर द टाइम बिंग की हिज स्टेटमेंट शुड नॉट बी इग्नोर। एचसीपी को हमें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और उसके पेरेंट्स को हमें ये सबसे पहले बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। ए पेशेंट इज अब्यूजिव टू अदर्स एंड इनसेंसिटिव टू देयर फीलिंग। पेशेंट जो है दूसरों को गालियां दे रहा है और इनसेंसिटिव टू देयर फीलिंग, उनकी फीलिंग से खेल रहा है। एंड द पेशेंट शोज नो रिमोर्स, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है ऐसा कुछ करने के बाद। विच इज द मोस्ट लाइकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कौन सा ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो इस चीज को शो कर रहा है। ऑप्शन है हमारे पास हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल है, नार्सिस्टिक एंड पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं और इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं आपको नहीं दूंगा, बिकॉज ये 20 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट में पेस्ट करना है, और कोई भी स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन गलत होता है ये, तो मैं वहां पे अपना रैशनल विद एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पेस्ट करूंगा, और वहां पे उस स्टूडेंट के साथ मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करूंगा। उसके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी किसी भी चीज का कोई उसको क्लियरिटी चाहिए, तो मैं उसको पर्सनली उस चीज को क्लियर करूंगा। राइट। सो क्वेश्चन ये है, आंसर आप लोगों ने अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के यहाँ पे पेस्ट करना है। Thank you so much for watching this video, and please like, comment, share and subscribe to the channel. So guys, this is all about today's new learning in Clicks RN test series 1। For future बाकी की टेस्ट सीरीज के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसी नाम से एक आपको फोल्डर मिल जाएगा। बाकी की सारी टेस्ट सीरीज लाइक सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 व्हाटसोएवर, मैं इसी नाम से इसी फोल्डर में बाकी की टेस्ट सीरीज को, न्यू लर्निंग टेस्ट सीरीज को मैं इसी फोल्डर में अपलोड करता रहूँगा। और आपको जब भी आपका दिल करे, जब भी आपको कुछ नया सीखने का दिल करे, आप इस चैनल की न्यू लर्निंग टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सुन सकते हैं। सो प्लीज पोस्ट योर आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो यू कैन आस्क योर जर्नल क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई reply definitely over there for you. And again, please share this channel with your college mate, with your classmate, with your loved one, and also in hospital setting wherever you are working in hospital. And thank you so much for watching this video, and have a blessed and Clicks RN journey. Love you guys. Love you all.